गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए फिर से NCERT सार बैच की क्लास लेकर। और यह मध्यकालीन भारत की अंतिम क्लास होगी। कल इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में एंट्री करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का मैं पूरा ब्रीफ भी करूंगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस किस बुक से पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री अपेक्षाकृत आसान होगा आपके लिए, क्योंकि इसको आपने कई बार अन्य स्रोतों से भी पढ़ा होगा। इसका ऑलरेडी मैंने एडवांस वर्जन भी पढ़ाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आसानी से कम से कम प्रारंभिक परीक्षा में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, या आप देखें तीनों हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, उनमें से सबसे आसान आधुनिक भारत ही होता है। जो कष्ट का समय था वह आपका अब समाप्त हो गया। तो ध्यान रखेंगे। लेकिन आधुनिक भारत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में तो यहीं से मूलतः प्रश्न पूछे भी जाते रहे। तो तैयार रहिएगा इसके लिए कि आधुनिक भारत में हमें क्या सब पढ़ना है। ठीक है बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। आज कल्चर वाला लास्ट क्लास होगा। आज इसको एनी हाउ समाप्त करेंगे। बहुत अधिक यहाँ हमें नहीं पढ़ना होता है, और लेकिन जो भी बातें यहाँ NCERT में दी गई है उसे जरूर कैचअप करने की कोशिश करेंगे। खास करके यह जो चैप्टर होगा वह होगा, इस चैप्टर का नाम हम लिख सकते हैं मुगलकालीन सांस्कृतिक विकास। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। यहां लिख सकते हैं मुगलकालीन सांस्कृतिक विकास। मुगलकालीन सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास। ठीक है। और सांस्कृतिक विकास में हमें बहुत सारी चीजों को देखना होता है। संस्कृति के साथ तो बहुत सारी चीज, इवन प्रशासन भी शामिल हो जाता है। लेकिन प्रशासन वगैरह हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। अब यहाँ पर मूलतः स्थापत्य के बारे में समझना होगा, और चित्रकला के बारे में यहाँ बहुत अधिक दिया नहीं गया है। वैसे तो चित्रकला पर भी एक बहुत बड़ा चैप्टर बनता है मुगल काल में, लेकिन इसे फिर हमें एडवांस पर ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुगल कालीन चित्रकला पर थोड़ा कम फोकस किया गया है। वैसे तो स्थापत्य पर भी अपेक्षाकृत कम है। अगर आप चाहें तो इसको एडवांस पर जब मैं पढ़ाऊँगा, मुझे लगता है दिसंबर में आपका ये आना चाहिए, जो मध्यकालीन भारत है एडवांस वाला, तो तब उसको कवर कर लेंगे। और जिन बच्चों के पास समय है, जैसे NCERT सार बैच समाप्त हो गया है, वो चाहें तो एंशियंट को फिर से वो पढ़ सकते हैं, जो एंशियंट का मैंने पूरा कराया हुआ है। और चाहे तो मॉडर्न अभी मत पढ़िएगा, मॉडर्न हो जाएगा, पहले बेसिक वाला उसके बाद पढ़िएगा। तो आप एंशियंट को पहले चाहें तो कवर कर सकते हैं। तो यहाँ सांस्कृतिक विकास की अगर हम बात करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? एक बार कंफर्म करेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, कष्ट का समय हमारा। चलिए, नहीं वो तो ठीक है। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री भी रहेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पार्ट होगा। उसमें देख लेते हैं कौन सा होता है। देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पार्ट है ना, इसमें NCERT वाले में उसको बहुत कुछ कवर किया जाता है पॉलिटी में, क्योंकि जैसे 11 में देखेंगे समकालीन विश्व वगैरह, वह कवर किया जाता है आपका पॉलिटी में, या IR वाला सेक्शन होता है। डायरेक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पर नहीं है, वो IR से लिंक करके दिया गया होता है। तो देख लेते हैं, जब मैं मॉडर्न समाप्त करूंगा तो उसके बाद देखूंगा कि फिर क्या स्थिति आपकी बन रही है। पहले प्रायोरिटी है मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त करें, उसके बाद फिर देखेंगे कि बचा क्या है। क्योंकि 12वीं सबके जो संबंध वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले, वो एक्चुअल में IR की पार्ट है, हिस्ट्री के पार्ट वो है नहीं। वैसे इतिहास में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो तो स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, सिलेबस के हिसाब से फिर वो मिसमैनेज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ देखेंगे जो मुगल काल की सांस्कृतिक विकास का होगा, तो यहाँ पर जो हमें देखना होगा, मुगल कालीन संस्कृति को अगर देखें तो हमें यहाँ समझना होगा, मुगल कालीन संस्कृति को अगर देखें तो समझना होगा यहाँ हमें स्थापत्य के रूप में। स्थापत्य यानी जो भवन आदि बनते हैं। फिर हम देखेंगे चित्रकला को देखना होगा, सब कुछ देखना नहीं है। फिर देखेंगे साहित्य को देखेंगे, ये सारे पार्ट हैं। लेकिन यहाँ पर NCERT में सब की चर्चा बहुत अच्छे तरीके से नहीं की गई है। मतलब एक आध रेफरेंस दे दिया गया है, लेकिन संपूर्णता में यहाँ पर बातें नहीं कही गई, क्योंकि छोटे क्लास के बच्चों के लिए किताबें लिखी गई है। इसलिए तो नहीं लिखा गया है कि कोई जाएगा UPSC की तैयारी करने इसलिए पढ़े। एक बेसिक बातें समझाने के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है। तो यह इंफॉर्मेशन थोड़ा सा लैक करता है, इसको हमें एडवांस पर ही जाकर के पूरा करना पड़ेगा। लेकिन समझने के दृष्टिकोण से इस काल में क्या क्या बातें हुई, उसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे बारी बारी से। जैसे पहला अगर हम ले लें, तो यहाँ पर अगर इनमें से पहला लेंगे तो इस पर सबसे अधिक हमें फोकस करना पड़ेगा।
स्थापत्य को सबसे अधिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे कल्चर का मूल आधार बनाएगा। अगर अगर मेडिवल हिस्ट्री में देखें, मुगल कालीन स्थापत्य को देखें तो, वैसे तो हम लोगों ने सल्तनत कालीन स्थापत्य को भी देखा था, सल्तनत कालीन स्थापत्य को भी देखा था। हाँ वंदना, ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आप एडवांस में पढ़ते हैं तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो बनाना पड़ेगा क्या मतलब, क्या लग रहा है कि कोई हलवा जैसा कोई चीज बट रहा है, भंडारे का प्रसाद है कि उसको गया ले लिया खा लिया हो गया ईश्वर की प्राप्ति। पढ़ाई में क्या लगता है कि कम से कम पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। किसने दिमाग में ये मानसिकता भर दी कि आपको बहुत कम पढ़ेंगे तो सिविल सेवा जैसे जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम है, सबसे टफेस्ट एग्जाम है, उसको आप क्रैक करेंगे। पता नहीं किसने आपके मन में भर दिया है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको अकथनीय प्रयास करना पड़ेगा। अकथनीय मतलब जिसको हम कथन में भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वैसे प्रयास करने की जरूरत होगी। और हर बच्चों के प्रति वैरी करेगा। कुछ बच्चे जल्दी कैच करने वाले होते हैं, उन्हें कम प्रयास करना होता है। कुछ बच्चे कम कैच करते हैं, जल्दी कैच नहीं करते, एक बार में समझ नहीं आती है। जैसे कुछ बच्चे चैट करेंगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो फिर उनको देरी लगेगी। ये मत समझें कि फिर वो चाहे तो पढ़ाई छोड़ दें। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है तो आप बेशक पढ़ाई छोड़ दें और दूसरा काम करें। रोजगार बहुत सारे हैं, कृषि से लेकर के घरेलू कार्य का भी कार्य है, कृषि कार्य भी है, पशुपालन भी है, अन्य बहुत प्रकार के, और सभी में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कबाड़ का काम करता है वो सफल नहीं है, वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन अगर आप सिविल में आना चाहते हैं तो और यह पूछते हैं कि इतना और पढ़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि पढ़ाई की मानसिकता आपकी उतनी मजबूत नहीं हुई है। और मैं बार बार इस बात की आलोचना भी करता हूं। स्थापत्य को हम देखते हैं तो स्थापत्य में अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, या यह अगर भूमिका के रूप में देखें कि बाबर तथा हुमायूं को स्थापत्य निर्माण के लिए, वो स्थापत्य निर्माण के लिए समय नहीं मिल सका, अतः मिल सका। हालांकि बाबर ने आगरा में कुछ बगीचे वगैरह बनाने की कोशिश की। आगरा में कुछ बगीचे या बगीचों के निर्माण की कोशिश की थी, और कुछ नहीं था, कोशिश की थी। इस परिप्रेक्ष्य में मुगल स्थापत्य का वास्तविक विकास अकबर के काल से प्रारंभ होता है। मुगल स्थापत्य का वास्तविक विकास कब होता है? वास्तविक विकास जो प्रारंभ होता है वह विकास अकबर के शासनकाल से प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल से प्रारंभ होता है। अकबर के शासनकाल से प्रारंभ हुआ। बाबर तथा हुमायूं को स्थापत्य निर्माण का समय नहीं मिला। वह इतना व्यस्त रहा युद्ध के मौके पर कि उसे समय ही नहीं मिल पाया। हालांकि बाबर ने आगरा में कुछ बगीचों के निर्माण की कोशिश की थी। इस परिप्रेक्ष्य में मुगल स्थापत्य का वास्तविक विकास अकबर के शासनकाल से प्रारंभ होता है। इससे पहले हम क्या देखते हैं कि बहुत अधिक समय नहीं मिल पाया, बहुत अधिक समय मिल ही नहीं पाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि बहुत अधिक समय नहीं मिल पाता है, बहुत अधिक समय उसे नहीं मिल पाता है। तो वह क्या करता है, असल में विकास जो होता है वह अकबर के शासनकाल से प्रारंभ होता है। हालांकि बाबर के समय ही हम क्या देखते हैं, बाबर के समय जिसे हम देखते हैं आराम बाग एक बगीचा है। क्या है? बगीचा है। बगीचा मतलब जिसमें बहुत सारे फूल पौधे होते हैं, फूलों के पौधे होते हैं। कहाँ है? आगरा में। निर्माण कब होता है? निर्माण जो होता है वह होता है बाबर के समय, या बाबर द्वारा कर दीजिएगा। वैसे तो कहा जाता है कि पानीपत में काबुली बाग की मस्जिद भी बनाई गई थी, लेकिन वो सब एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। एडवांस में पढ़ेंगे तो हो सकता है वह इंफॉर्मेशन भी आपको दे दिया जाए।
आराम बाग बनाता है आगरा में बाबर द्वारा। अगर बगीचों की बात की जाए तो एक दो बगीचे और भी ले सकते हैं, जैसे हम देखते हैं निशांत बाग। निशांत बाग को मैंने देखा है और मैंने खुद भी देखा है, आराम बाग को भी निशांत बाग को। ये हो जाएगा आपका कश्मीर में, जो श्रीनगर का है ना, श्रीनगर में ही आपको निशांत बाग है, एक बगीचा बनाया गया है। वैसे श्रीनगर वगैरह में जाएंगे तो प्लेन धरती नहीं है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन पहाड़ी इलाके में डल लेक के किनारे ही, डल झील के किनारे ही बहुत सुंदर बगीचा है। अब तो सुंदर और भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि अब तो भारत सरकार ने उसको सजाया और संवारा है, लेकिन उस समय भी अच्छा ही रहा होगा, तभी इतिहास में इसकी चर्चा मिलती है। तो निशांत बाग हम देखते हैं कश्मीर में बनाया गया था, लेकिन यह बाबर ने नहीं बनाया था, यह बाबर ने नहीं बनाया था, बनाया था यह जहांगीर ने। कश्मीर में है, निर्माण किसने किया? निर्माण किया था जहांगीर ने, जहांगीर द्वारा। ठीक है, इस तरह से हम कुछ बाग देखते हैं, जैसे पिंजौर देखते हैं, पिंजौर बाग। पिंजौर बाग है आपका लाहौर में, लाहौर है पंजाब। यह क्या होगा? निर्माण यहां पर हो जाएगा आपका जहांगीर के द्वारा ही, जहांगीर द्वारा ही इसका निर्माण किया जाएगा। यानी कुछ स्थापत्य के निर्माण से पहले हम देखते हैं कि कुछ बाग, शालीमार बाग भी आप लिख सकते हैं, कश्मीर में ही शालीमार बाग लिख लीजिए। शालीमार बाग, शालीमार बाग कहाँ हो जाएगा? कश्मीर में हो जाएगा। और यह भी बनाएगा, निर्माण कौन करेगा? निर्माण करेगा आपका जहांगीर द्वारा, जहांगीर द्वारा। ये सारे बाग बगीचे बनाए गए थे इसके द्वारा, विभिन्न मुगल शासकों के द्वारा। स्थापत्य का अगर विकास करें तो स्थापत्य यानी मुगल शासन के कालावधि में, जिस समय आगरा, ये लिख सकते हैं कि हुमायूं के भारत से निष्कासित काल में शेर शाह ने भी स्थापत्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। शेरशाह ने भी स्थापत्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस काल में हम क्या देखते हैं? योगदान दिया था। शेरशाह के स्थापत्य की क्या विशेषता होगी? शेरशाह के स्थापत्य की दो महत्वपूर्ण विशेषता थी, कि दो विशेषताएं थी। पहली विशेषता देखेंगे, यहां पर इस्लामिक स्थापत्य तथा हिंदू स्थापत्य का मेल किया जाना, और दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा स्थापत्य को तालाब के मध्य बनाया जाना, तालाब के मध्य बनाया जाना। दो यहां महत्वपूर्ण विशेषता होती है, इस्लामिक स्थापत्य तथा हिंदू स्थापत्य का मेल होता है, और स्थापत्य को तालाब के मध्य बनाया जाना। एक विशेषता यह भी हो जाती है कि तालाबों के मध्य यहां पर बनाया जाता है, तालाबों के मध्य यहां पर बनाया जाता है। ठीक है, यहां पर तीन स्थापत्य बड़े प्रमुख हो जाएंगे। जो इस काल के प्रमुख स्थापत्य हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका हसन खान का मकबरा हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका सासाराम में। फिर देखेंगे शेर शाह का मकबरा अपना खुद ही बनवाया था, तो मकबरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा सासाराम, यह दोनों है। और एक हो जाएगा शेर मंडल जो बनाएगा वह बनाएगा दिल्ली में। एक और स्थापत्य है, उसकी चर्चा कर सकते हैं। हुमायूं के भारत के से निष्कासित काल में शेरशाह ने भी स्थापत्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
शेरशाह के स्थापत्य की 2 विशेषताएं थी। इस्लामिक स्थापत्य तथा हिंदू स्थापत्य का मेल है। स्थापत्य को तालाब के मध्य बनाया जाना। जो प्रमुख स्थापत्य है, हसन खान का मकबरा है सासाराम में, शेरशाह का मकबरा है सासाराम में, शेर मंडल है दिल्ली में। शेर मंडल के अलावा एक और स्थापत्य बनाता है जिसको हम कहते हैं किला ए कुहना मस्जिद, लेकिन एनसीईआरटी में इन सब की चर्चा नहीं है, तो हमें फिर वहाँ करने की जरूरत नहीं। वैसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, दिल्ली में ही किला एक कुहना मस्जिद भी बनाता है। मैं लिखा देती हूँ आगे ताकि आपको दिक्कत नहीं। किला एक कुहना मस्जिद, एक कुहना मस्जिद हो जाएगा। कहाँ है ये? यह आपका है दिल्ली में, किला एक कुहना। लेकिन सबका फोटो नहीं देखेंगे, यहां पर एक दो स्थापत्य की जरूर चर्चा करेंगे। जैसे ये देखते हैं आप सासाराम में जो आपका हसन खां था, शेरशाह का फादर था, उसका मकबरा बनाया जाता है। और यहाँ पर एक खास विशेषता जो हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य को के मेल को दिखाता है, जैसे आप गुंबद देखेंगे, गुंबद स्थापत्य, गुंबद जो बनाया जाता है वो इस्लामिक स्थापत्य की विशेषता है। लेकिन गुंबद के साथ ये छोटे छोटे जो गुंबद होते हैं जिसको छतरी कहा जाता है, ये इन छतरियों का समावेशन यहां का नहीं है। हर जगह देखेंगे इस टाइप के छोटे छोटे छतरियां बनाई गई है। ये एक्चुअल में क्या है कि इस्लामिक स्थापत्य की विशेषता नहीं, यह आपका राजस्थान के किलों में ये बनाया गया था। छोटे छोटे छतरी, एक्चुअली में क्या था कि वहां धूप अधिक पड़ती है तो हवा खाने के तौर पर इसका निर्माण किया गया था छत के ऊपर। तो इनका प्रयोग आप देख रहे हैं, इसमें दीवार नहीं होती है, खाली खंभों पर घिरा हुआ एक गुंबद होता है, छोटा सा छोटा छोटा होता है। कभी आप राजस्थान के किले को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इन छोटी छोटी छतरियों का समावेशन बहुत ही खूबसूरत बना देता है स्थापत्य को। पहले केवल गुंबद होता, या आप देखिए आंखों से ओझल करके कि पहले केवल गुंबद और फिर आंखों को इस छतरियों के साथ देखिए, तो ये स्थापत्य ज़्यादा बढ़िया लगेगा या ज़्यादा बेहतर आपको दिखेगा। ये है हसन खां का मकबरा, और ठीक ऐसा ही मकबरा उसने अपना भी बनवाया। ये देखिए यहाँ पर और भी आपको एकदम से राजस्थान लगेगा कि राजस्थान का किला है। अगर बड़े गुंबद को छोड़ दिया जाए तो लगेगा ये राजस्थान का किला है। अभी भी देखेंगे तो राजस्थान में उदयपुर वगैरह के किले को या उसके किले का जो किले की छोटी छतरियां हैं इस टाइप से ही दिखाई देगी हर जगह। बेहद खूबसूरत है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो मतलब कई विद्वानों ने तो कहा है कि यह उस समय का सबसे खूबसूरत इमारत हुआ करता था। लाल बलुए पत्थर से बना है, अभी इसमें संगमरमर का प्रयोग नहीं होता है। तालाब के मध्य जाने के लिए एक रैंप बना हुआ है, उस रैंप से चलेंगे, तालाब के मध्य यह स्थापत्य बना हुआ है। ये कहाँ है? सासाराम में ही। और बड़ा ही बेहतरीन सा है, बहुत ही बेहतरीन स्थापत्य यहाँ यह बन जाता है। ठीक है, देखते रहेंगे, खाली समझते रहेंगे, क्योंकि स्थापत्य के फोटो की तो हमें जरूरत होगी नहीं। अकबर ने, हमने क्या देखा कि अकबर ने धीरे धीरे, यहां हम क्या करते हैं कि एक तरह से धीरे धीरे इसने वास्तविक विकास जो होता है अकबर कालीन कर सकते हैं। हाँ, कर देते थे, संजना पाल पहले ही कर देते थे, अपने मकबरे का निर्माण पहले कर देते, जैसे अकबर भी करता है या अन्य लोग भी करते हैं। यहां देखेंगे अकबर कालीन स्थापत्य, अकबर कालीन स्थापत्य। इस काल में जो स्थापत्य का विकास होता है वह प्रचंड वेग में होता है। प्रचंड का मतलब है कि अकबर के पास पर्याप्त समय है और राजनीतिक स्थिरता भी है, उसको कभी चुनौती तो मिली नहीं या वह शासन समाप्त हुआ नहीं। इसलिए अपने जैसे 56 में वो बनता है और 1605 तक वह शासन करता है, तो इतने दिनों तक वह रहा। और इस क्रम में चूंकि उसकी रुचि भी बहुत अच्छी थी, पिता से भी कुछ विरासत मिली हुई थी, जैसे हुमायूं ईरान के दरबार में रहा था कुछ दिनों तक। तो जब ईरान के दरबार की भव्यता को उसने देखा हुमायूं ने, तो उसने भी सोचा कि क्यों ना दिल्ली को भी या आगरा को भी वैसे ही भव्य भवन से सजाया जाए। पहले तो उतनी तकनीकी सुविधा नहीं थी जितना कि अब हो गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हिंदू है भारतीय परंपरा और जो फारसी है परंपरा, दोनों का बेहतर समन्वय किया गया इस्लामिक परंपरा के साथ। यानी हिंदू स्थापत्य के उन भाग को एडॉप्ट कर लिया गया जो इस्लाम में अस्वीकृत नहीं था। हिंदू स्थापत्य का कौन सा भाग होगा? जैसे हम डिजाइन देखते हैं छोटी छोटी छतरियों के रूप में या अन्य डिजाइन, केवल मूर्तियों को छोड़ दिया गया।
मूर्तियों का निर्माण केवल छोड़ करके और बाकी सभी डिजाइन को जहां भी उपयुक्त लगा उसको कॉपी करके डाला गया। और जो फारसी स्थापत्य है वहां देखेंगे कि नीला टाइल्स आपको दिखाई देगा। अगर फारस के स्थापत्य में देखेंगे तो इनफैक्ट आप इस्लामिक स्थापत्य में नीले टाइल्स की बड़ी विशेषता रही है। चाहे गुंबद हो, चाहे दीवार हो, जैसे आप ये देखें कि नीला टाइल्स कैसे होगा। तो नीला टाइल्स आगे देखते हैं तो आपको ये देखिए, जैसे आप देखते हैं ये दिल्ली में भवन है। ये कहाँ है? दिल्ली में ही है। जब हुमायूं के मकबरे को हम देखने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमें यही मकबरा दिखाई देता है। यही मकबरा दिखाई देता है। एक अर्ली मुगल का अधिकारी था, उसका मकबरा है। अब तो रोड के बीच में है, लेकिन है तो स्थापत्य। इसके बाद हुमायूं का मकबरा प्रारंभ होता है। अब इसके गुंबद को देखिए, अलग टाइप का गुंबद है ना, ये नीला गुंबद है। आप देखिए इस स्थापत्य के प्रवेश द्वार को यहां पर प्रभाव उत्पन्न करने के लिए नीला टाइल्स लगाया गया। होता क्या था कि जब मुगल स्थापत्य या किसी भी इस्लामिक स्थापत्य को देखते हैं, यहां सजावट के लिए हम मूर्तियों का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे हिंदू स्थापत्य में होता है, हम देवी देवता, गंगा यमुना, घोड़ा, हाथी, शेर, सब चीज का निर्माण कर लेते हैं अपने चित्रों में, तो बड़ा भव्य सा दिखने लग जाता है। लेकिन इस्लामिक स्थापत्य में जीवित वस्तु का तो चित्रांकन हम कर नहीं सकते, इसलिए यहां पर इसको आकर्षक दिखाने के लिए, नहीं तो एकदम से लगेगा कि डल जैसा, उसको चमकदार और आकर्षक दिखाने के लिए स्थापत्य में प्रारंभ से ही नीली टाइल्स, अभी भी देखेंगे नीली टाइल्स का ही प्रयोग किया जाता रहा है। किसी भी स्थापत्य में देखेंगे अगर उसको भव्य दिखाना है, और चूंकि मार्बल का अगर बनने लगा तब तो दिक्कत ही नहीं है। मार्बल में हम नीली टाइल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मार्बल तो खुद ही, जैसे ताजमहल है तो ताजमहल में नीली टाइल्स नहीं है ना, इसलिए नहीं है कि मार्बल को तो उसकी जरूरत ही नहीं है, मार्बल तो अपने आप में खूबसूरत चीज है। तो ऐसे स्थापत्य में जहां की मार्बल कम यूज किया गया हो, वहां नीली टाइल्स का प्रयोग इस्लामिक स्थापत्य में आपको दिखाई जरूर देगा। तो अगर अकबरकालीन स्थापत्य की हम बात करें, अकबरकालीन स्थापत्य की बात करें, तो अकबर ने कई प्रकार के भवन बनाए, या कह सकते हैं अकबर की स्थापत्य निर्माण में विशेष रुचि थी। अकबर की स्थापत्य निर्माण में विशेष रुचि थी, विशेष रुचि थी। उसने क्या किया? रुचि थी। उसने स्थापत्य निर्माण हेतु पृथक सार्वजनिक विभाग की स्थापना की। निर्माण हेतु पृथक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, जिसके द्वारा अनेक किले मस्जिद तथा मकबरे बनवाए गए। अनेक बनवाए गए, एक नहीं बल्कि 15 से 16 स्थापत्य ऐसा है जिसकी चर्चा यहां हम कर सकते हैं, उतने की नहीं करेंगे। अकबर की स्थापत्य निर्माण में विशेष रुचि थी। उसने स्थापत्य निर्माण हेतु पृथक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, जिसके द्वारा अनेक किले मस्जिद तथा मकबरे बनाए गए। बहुत सारे, एक नहीं ढेरों से बनाए गए बहुत सारे मस्जिद यहां पर बनाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला जो किला हो जाएगा वह क्या होगा? वह होगा आपका अकबर के द्वारा जो सबसे पहला किला बनाया जाएगा वह होगा आगरा का किला। आगरा का किला वर्तमान में भी है। आगरा का किला किससे बना होगा? लाल बलुए पत्थर से। लाल बलुए पत्थर से निर्मित है यहां पर। हालांकि यहां पर एक चीजें एडवांस लेवल पर जाएंगे तो देखेंगे, जैसे आगरा का किला देखेंगे, हो सकता है कि आगरा के आसपास के बच्चे हों, उन्होंने यह किला देखा भी होगा। यहीं पर मैंने चर्चा की थी, जो मेवाड़ का शासक है अमर सिंह, उनकी भी मूर्ति लगी हुई है गेट पर। और आप देखेंगे जयमल और पन्ना जो थे चित्तौड़ की रक्षा करने में जो शहीद हो गए थे अकबर के हाथों, तो उनकी भी मूर्ति लगाई गई है, उनकी वीरता से प्रभावित होकर। एक प्रवेश द्वार से अगर एंट्री करते हैं तो आपको अंदर जाकर के बहुत सारे भवन दिखाई देंगे। किला तो एक संपूर्ण संरचना को दिखाता है, एक किले के अंदर शहर ही बसा होता था।
अगर एक फोर्ट को देखेंगे तो फोर्ट का मतलब एक दो आवास के लिए नहीं बनाया जाता था, बल्कि संपूर्ण जनता जो राज परिवार से जुड़ी हुई है, चाहे वो सैनिक हो चाहे कोई भी हो, तो वो वहाँ अंदर रहता था। इसलिए वह किले का परिसर बहुत बड़ा हो जाता था और यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस किले में देखेंगे तो लाल बलुए पत्थर से बाहर से अभी भी निर्मित है, बहुत ही भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है। लेकिन अंदर के भवन में आप देखेंगे तो कुछ भवन तो बड़े कॉमन होते हैं, जैसे दीवान ए आम, दीवान ए खास। दीवान ए आम का मतलब होता है जहां पर बादशाह सबसे मिलता है, यानी अन्य अधिकारियों से मिलता है। और दीवान ए खास का मतलब है जहां बादशाह खास लोगों से यानी विशेष लोगों से ही मिलता है। यह स्थापत्य आपको हर किले के अंदर दिखाई देगा मुगल कालीन। जैसे आप लाल किला देखेंगे दिल्ली में, तो वहां पर भी दीवान ए आम और दीवान ए खास दिखाई देगा। जैसे आप देखेंगे एक स्थापत्य और होगा रंग महल। रंग महल का मतलब है जहां नाच गाने होते होंगे उसको या मनोरंजन जहां होता होगा बादशाह का, उसको रंग महल कहते हैं। फिर एक स्थापत्य जरूर आप कॉमनली देखेंगे, किसी भी स्थापत्य में देखें मुगल कालीन स्थापत्य में, कि मस्जिद एक जरूर बना होगा किले के भीतर, ताकि जो किले के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको उसी मस्जिद में जा करके नमाज पढ़ने में सुविधा हो। अब किले के बाहर होता तो बहुत दिक्कत हो जाती। किले के बाहर भी बनाया गया है। जैसे आप देखेंगे लाल किला दिल्ली में है ना, दिल्ली में लाल किला है, तो लाल किले के भीतर मस्जिद नहीं है, लाल किले के ठीक सामने एक मस्जिद बनाया गया है जिसको जामा मस्जिद कहते हैं। बहुत बड़ा जामा मस्जिद हर जगह, जो विशेष मस्जिद होता था जिसमें एक आम लोग जाते थे और आकार में बड़ा होता था, उसको हम जामा मस्जिद कह देते थे। तो जामा मस्जिद हर स्थापत्य के साथ जुड़ा, या हर शहर में आप देखेंगे मिलेगा, लाहौर में भी मिलेगा, आगरा में भी मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा। बड़े बड़े शहरों में जामा मस्जिद बनाए जाते थे, उसका आकार बहुत बड़ा होता था। तो अभी भी लाल किले के ठीक सामने देखेंगे जामा मस्जिद बनाया गया है शाहजहां के द्वारा। लेकिन आगरा के किले के भीतर ही जामा मस्जिद बनाया गया। फिर हम देखेंगे फतेहपुर सीकरी का किला बनाया तो वहां पर भी जामा मस्जिद बनाया गया। तो आगरा का किला सबसे पहला था जो बहुत ही भव्य बनाया गया था, लाल बलुए पत्थर से बनाया गया था। और यह प्रारंभिक स्थापत्य का नमूना है, प्रारंभिक स्थापत्य का नमूना है जो बनाया गया किसके द्वारा, अकबर के द्वारा बनाया गया। मनीषा ने देखा है, चलिए बहुत बढ़िया। एक स्थापत्य और देखिए, अगर आगरा के पास आप हैं, 3 स्थापत्य आगरा के पास है जो आपको जरूर देखना चाहिए। एक है आपका फतेहपुर सीकरी, आगरा से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर होगा। फतेहपुर सीकरी में किला, सीकरी का किला था और यह बनाया गया था 1572 ईस्वी में। यह बनाया गया था कृत्रिम झील युक्त पहाड़ी पर बनाया गया था, निर्मित था। यानी एक ऊंचे पहाड़ पर, छोटी पहाड़ी थी उसके ऊपर बनाया गया था, जो देखने में बहुत भव्य लगता है। फतेहपुर सीकरी के अगर मकबरे को देखते हैं, हाँ जी बिल्कुल गए हैं ना, हम लोग तो जाते ही रहते हैं, जितना भी मस्जिद है जितना भी मंदिर है सबको जाते हैं, जहां जाते हैं सब जरूर देखते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है कि चाहे गुरुद्वारा हो चाहे चर्च हो, जहां भी घूमने गए हर चीज को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि स्थापत्य में रुचि है तो बिना देखे तो आपको पढ़ा ही नहीं सकते, वो विजुअल इफेक्ट ही नहीं उत्पन्न होगा जब तक मैंने नहीं देखा होता। तो रिसर्च के दौरान जानते हो जब पीएचडी वगैरह कर रहे थे ना, तो उस समय इतना समय मिल जाता था। जितनी चर्चा में कर रहा हूँ वो लगभग आज से 15 साल पहले की बात होगी, जब मैं एक्चुअल में पीएचडी कर रहा था। पीएचडी करने के दौरान मौका था, उसमें क्लास वगैरह में पढ़ने के लिए इतना नहीं जाना पड़ता था, तो आप बैग उठाए चल दिए। संसाधन की बहुत कमी थी नहीं, पिताजी पैसे दे ही देते थे, चलो बेटा घूमने के लिए। कभी कश्मीर, जो जैसे डल झील है, निशांत बाग है, शालीमार बाग है, वो सब नहीं देखा होता तो बता ही नहीं पाता कि उसके फूल कितने अच्छे। फतेहपुर सीकरी है, कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर यह निर्मित है। और यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर गुजरात शैली में अनेक भवन बनाए गए। यहां हम क्या देखते हैं, यहां गुजरात शैली में अनेक भवन बनाए गए, अनेक भवन बनाए गए। गुजरात शैली में अनेक भवन बनाए गए। और यहां लेंगे, सारे भवन का नहीं लेंगे, जब हम एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तो यहां एक एक भवन को पढ़ेंगे जो भी प्रमुख है। जैसे यहां हमने देखा आगरा के किले में सिर्फ यह लिख दिया कि लाल बलुए पत्थर से निर्मित है,
लेकिन इसके अंदर के भवन को देखेंगे तो वहां लाल बलुए पत्थर से बहुत सारे भवन है। इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वह जहांगीर का भवन है, एक जहांगीरी भवन है, अभी भी उतना ही भव्य है और वह मूल स्वरूप में है, यानी उसको तोड़ा नहीं गया है। अदरवाइज क्या हुआ कि आगरा के किले के सभी भवन को ध्वस्त कर दिया गया, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। और सभी भवन को तोड़ करके और फिर बनाया गया संगमरमर से। शाहजहां को संगमरमर से बड़ा लगाव, इसलिए आप देखेंगे ताजमहल संगमरमर से बनाया जाएगा। तो शाहजहां ने सभी भवन को तोड़ दिया, केवल एक भवन को नहीं तोड़ा, जहांगीरी भवन को। जहांगीरी भवन अभी भी लाल बलुए पत्थर से बना है और बड़ा ही भव्य है। इन सब की चर्चा अभी नहीं करेंगे, कारण है कि आउट ऑफ सिलेबस फिर जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि गुजरात में, यहां देखते हैं फतेहपुर सीकरी में गुजरात शैली में अनेक भवन बनाए गए, जिनमें से हम देखते हैं सबसे प्रमुख हो जाएगा आपका पंचमहल। पंचमहल हो जाएगा। पंचमहल को हम हवा महल भी कहते हैं। पंचमहल को हम क्या कहेंगे? एक तरह से हवा महल कहेंगे। हमने क्या देखा? यह केवल 5 मंजिली यह इमारत, 5 मंजिल की यह इमारत किस पर बनी है? 5 मंजिल की यह इमारत किस पर बनी है? इमारत केवल खंभों पर बनी है, खंभों पर बनी, केवल खंभों पर यह इमारत बनी है। थोड़ा स्थापत्य भी देख लेते हैं, अगर देखना चाहे तो पंचमहल कैसा था मैं देखता हूं, अगर फोटो अगर हो तो हो। अब देखिए यहां पर हमारी चर्चा होगी थोड़ी देर में, इसकी चर्चा हम करेंगे। पहले स्थापत्य में 2-3 दिखा देता हूं, फिर अकबर काल की चर्चा करेंगे। ये देखेंगे जो प्रारंभिक स्थापत्य है वह है हुमायूं का मकबरा। ये दिल्ली के अंदर है, हुमायूं का मकबरा। इसको अगर देखेंगे तो इसमें आप लाल बलुए पत्थर और मार्बल दोनों का प्रयोग देखेंगे। दिल्ली के अंदर है और 4 बाग शैली में बनाया गया है। 4 बाग शैली का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्थापत्य जो एक बगीचे के मध्य बनाया जाता है। जैसे ऐसे आप देखेंगे एक चौकोर हम क्षेत्र लेते हैं और स्थापत्य जो है वह यहां बनाया जाएगा और चारों तरफ क्या लगाएंगे? पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। माना जाता है कि अल्लाह का जो भवन है, इस्लामिक सिद्धांत में माना गया है कि जहां अल्लाह का घर है एक्चुअल में ऐसा ही, जिसको हम वेहस्त कहते हैं यानी स्वर्ग कहते हैं हिंदी में कहा जाए, तो अल्लाह का घर ऐसा बना हुआ है, बगीचे के अंदर है, सुंदर सुंदर पेड़ हैं और उसके बीच में स्थापत्य बना है। तो अगर इस स्थापत्य को आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट वही मिलेगा 4 बाग शैली का। हालांकि 4 बाग के स्थापत्य शैली का विकास तो लोधी काल में प्रारंभ हो जाता है और यह स्थापत्य हूबहू ऐसा ही है जैसा कि आगे आप चल करके ताजमहल को देखेंगे, लेकिन कुछ चेंज है। जैसे कि वहां मार्बल का प्रयोग किया गया है। ताजमहल में देखेंगे 4 मीनार बनाई गई है, यहां मीनार नहीं है। अगर इसका आप एरियल व्यूज देखना चाहें, अगर दिल्ली में है तो देखा होगा आपने, अगर एरियल व्यूज देखना चाहें तो यह स्थापत्य कैसा है, यानी ऊपर से लिया गया फोटो, जिसको ड्रोन से लिया गया फोटो कहते हैं, अगर इसको देखें तो आपको और भव्यता इसकी निखर करके सामने आएगी। 2 प्लेटफॉर्म, 1, 2 और फिर जाकर के आप मुख्य मंजिल पर आते हैं। यहां पर बहुत सारे शाहजादाओं का कब्र बना हुआ है। जो दिल्ली में जिस भी बादशाह की मृत्यु हुई, केवल हुमायूं का नहीं है, उसी का सबका कब्र यहां पर बना है। रेप्लिका आपको इस फ्लोर पर दिखाई देगा। असल में कब्र तो जमीन में होता है। कभी भी आप शाहजहां के मकबरे को भी देखने जाएं, ताजमहल को, तो वहां पर भी आप ओरिजिनल कब्र नहीं देखते, उसका रेप्लिका देखते हैं, यानी उसका एक आभासी कब्र ऊपर में दिखाया जाता है। असल में कब्र तो जमीन के साथ होता है, यानी बेसमेंट में होता है, वहां जाने की इजाजत प्राय सबको नहीं होती है। इसलिए ठीक वैसा ही बना दिया जाता है ऊपर में, ऊपर के मंजिल पर बना दिया गया है। सभी शाहजादाओं को देखेंगे यहाँ पर है। और एक बहुत भव्य, आप देखिए यहाँ पर कि जो ये शैली है, गुंबद निर्माण में हम सफेद संगमरमर का प्रयोग देखते हैं और लाल बलुए पत्थर के साथ इसका कंट्रास्ट है। अगर आप सामने से देखेंगे तो वास्तव में, अगर आप इतिहास की थोड़ी भी जानकारी रखते हैं या स्थापत्य में रुचि रखते हैं, कैसे विकास हुआ है, तो आपको वास्तव में बेहतरीन लगेगा यह देखने। मैंने देखा, मैं भी बहुत ही प्रसन्न हुआ और मुझे अच्छा लगा। ये क्या है? 4 बाग शैली में, चारों तरफ देखेंगे बगीचे हैं और बगीचों के बीच यह स्थापत्य बनाया गया। अब तो खैर इतना बढ़िया सजा दिया गया है कि अब तो कोई जोड़ ही नहीं है। फिर हम देखेंगे जैसे आगरा का किला, ये आगरा के किले की बात हो रही थी, तो आगरा का किला एज इट इज ऐसा ही है। अगर अभी आप देखने जाएंगे तो एज इट इज ऐसा ही आपको दिखाई देगा।
यही प्रवेश द्वार है जहां से हम एंट्री करते हैं। थोड़ा टिकट वगैरह लगता है, टिकट देकर के आप एंट्री करिए और इसके अंदर जाएंगे तो ये जो परकोटा है इसके बाद आपको भवन दिखाई देगा। इस प्रकार से बनाया जाता था, कोई हमला ना करे। और यहां से अभी रोड, यहां से आप देखेंगे इसके नीचे से बहुत ऊंचाई पर है, मतलब ये आपको पता नहीं चलेगा कितनी ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर ठीक ठाक है। और यहाँ रोड अभी बनाया गया, जबकि पहले यमुना नदी हुआ करता था, यमुना नदी के ठीक किनारे इसको बनाया गया था। आगरा का किला हो गया। ये आप देखेंगे फतेहपुर सिकरी का किला है। फतेहपुर सिकरी जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, फतेहपुर सिकरी है। एक बड़ा बृहद किला बनाया गया था। हालांकि अकबर यहां पर बहुत दिनों तक रहा नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन ये प्रोजेक्ट असफल, क्योंकि फतेहपुर, वैसे भी आगरा में हम देखते हैं पानी की समस्या होती है, तो फतेहपुर सिकरी पहाड़ी पर था, तो यहाँ पर पानी पहुंचाना बड़ा मुश्किल था। तो जल संकट के कारण माना जाता है कि फतेहपुर सिकरी उजड़ गया और रहा नहीं, आगरा से कम ही दूरी पर होगा। इसको भी आप देख सकते हैं। यहीं आप देखेंगे कि ये आपको भवन दिखाई देगा उसी फतेहपुर सिकरी में, जिसकी चर्चा अभी मैं थोड़ी देर करूंगा। ये भवन जो आपका है, ये दरवाजा जो देखते हैं, ये गेट देखते हैं, इसको हम कहते हैं बुलंद दरवाजा। और इसके पीछे जो गुंबद आप देख रहे हैं, यह है आपका जामा मस्जिद। जामा मस्जिद को शेख सलीम चिश्ती की याद में बनाया गया था। यह मस्जिद का प्रवेश द्वार है। हर जगह देखेंगे मस्जिद के प्रवेश द्वार को भव्य बनाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी भव्य बनाया था। यह मस्जिद एक विशाल आकार की मस्जिद है। उसके प्रवेश द्वार को बनाया गया, चूंकि एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, तो इसकी हाइट इतनी बड़ी है कि लगता है कि इतना बड़ा शायद दरवाजा बना ही नहीं होगा उस समय तक। आप इस एरियल व्यूज में देखिए, एरियल व्यूज में देखेंगे तो यह दरवाजा आपका सामने दिख जाएगा। और फिर आप पीछे देख सकते हैं जामा मस्जिद का परिसर है। ये गुंबद था उसमें बड़ा सा, ये पूरा का पूरा परिसर आपको पहाड़ी पर निर्मित दिखाई देगा। बहुत ही भव्य है। अगर आप फतेहपुर सिकरी को देखेंगे तो मजा आ जाएगा देखने में। बस मैंने कहा कि अगर स्थापत्य को देखने जाए तो स्थापत्य को देखने जाए तो फिर नजरिया चाहिए आपको स्थापत्य वाला। मेरी एक ऑटो वाले से बात हो रही थी, मैं ऑटो रिक्शा से जा रहा था तो उससे बात कर रहा था, तो वो जानकार था थोड़ा। उसको मैंने कहा कैसे ऐसे जाओ आगरा वगैरह, कुछ चर्चा इस टाइप से कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। तो कहा कि सर हम लोग जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता क्या देख रहे हैं, पत्थर का भवन है या कुछ लिखा है, तो कुछ पता ही नहीं चलता, जाते हैं बड़ा बोर हो जाते हैं। अगर उस टाइप से जाएंगे तो समझ में बात नहीं आएगी। इतिहास के नज़रों से अगर देखें कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, तब जाके मजा आएगा इसे देखने में। ठीक है, ये है आपका, ये जिसकी चर्चा अभी मैंने की वह है पंचमहल। ये बना हुआ है फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी के किले में ये पंचमहल बना हुआ है। माना जाता है कि यह बुद्धिस्ट स्टाइल में, यानी बुद्धिस्ट जो विहार होते थे, बौद्ध विहार होते थे, उसके स्टाइल में बनाया गया था। क्या काम है अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। हालांकि फतेहपुर सिकरी की जिसने खोज की थी या वहाँ स्थापत्य का जिसने विश्लेषण किया था, कौन है आपके जो पुरातत्वविद हैं, बड़े फेमस रहे हैं, जिन्होंने बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई थी राम मंदिर वाले में भी, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने भी इसकी भव्य प्रशंसा की हुई है। वो कौन थे, मोहम्मद थे ना, के मोहम्मद को जैसे पढ़ रहे थे। देखो ये किताब है ना, मेरे पास रहता है ना, जैसे कि मैं हर किताब रखता हूँ, ये है मैं भारतीय हूँ, के मोहम्मद करके इन्होंने किताब लिखी थी। बड़ा भव्य अच्छा किताब है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो धार्मिक कट्टरता की इन्होंने बड़ी आलोचना की है। इस किताब को अगर देखें तो बड़ी आलोचना की है और कहा कि भाई क्या मतलब है, और स्थापत्य को या संस्कृति को हम धर्म की नज़र से नहीं देख सकते। अगर ये मस्जिद है तो ये धर्म का मस्जिद है, किसी धर्म का मस्जिद होगा। अगर ये नज़रिया आपका है तो फिर आप संस्कृति को समझ ही नहीं सकते। संस्कृति में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। संस्कृति का मतलब संस्कृति होता है, ये हमारी विरासत का पार्ट। और हम हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे या मुस्लिम हिंदू स्थापत्य में नहीं जाएगा, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य को नहीं देखेगा, तो फिर हम पाकिस्तानी हो जाएंगे। पाकिस्तान के इतिहास में प्राचीन भारत पढ़ाया ही नहीं जाता है, क्योंकि उसको अपने विरासत से कोई लेना देना नहीं। तो चलिए हम लोग ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये पंचमहल है जिसकी चर्चा अभी मैं कर रहा था। एक स्थापत्य और आएगा अकबर के काल का, ये वाला। ये भी बहुत ही अल्ट्रा मतलब इसको तो मैंने देखा है, आगरा से मात्र 20 किलोमीटर दूर है, आगरा से मात्र 20 किलोमीटर दूर है, और अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड है, मतलब पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित नहीं है। लेकिन इसी स्थापत्य में देखेंगे कि मीनार जैसा कॉन्सेप्ट मुगल स्थापत्य में आता है। यह है अकबर का मकबरा
जो सिकंदरा में बना हुआ है, आगरा से एग्जैक्ट 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आपको ये एक प्रवेश द्वार है, ये मत समझिएगा कि स्थापत्य है, ये गेट, इसके अंदर जाकर के मकबरा 5 मंजिल का बना हुआ है। अकबर का मकबरा भी अपने आप में शानदार सा मकबरा है और अकबर ने अपने जीवन काल में ही इस मकबरे का निर्माण कर लिया था। ये देखिए अकबर के का कब्र है, जहां अकबर दफन है, उस कब्र में अच्छी खासी पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया जाता है, यानी एक पच्चीकारी शैली का प्रयोग किया जाता है। इसकी मैं चर्चा आगे करता हूं। तो इतना हमने देखा अकबर के काल में ये सारे स्थापत्य है। अब हमें इस फोटो को देखने की तत्काल जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सीधे सीधे हम आ जाएंगे मैटर के ऊपर। तो पंचमहल बनाया, 5 मंजिल की यह इमारत केवल खंभों पर बनी है और पंचमहल को हमने देख ही लिया है। पंचमहल को हमने देख लिया। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर कि इस काल में हम क्या देखते हैं कि इस काल में अकबर के स्थापत्य में अकबर के या अकबर कालीन कुछ स्थापत्य में खंभों तथा गुंबदों की सजावट के लिए, कुछ स्थापत्य में खंभों तथा गुंबदों की सजावट के लिए, इस सजावट के लिए इसका प्रयोग किया गया है। सजावट के लिए नीली टाइल्स का भी प्रयोग किया गया है। नीली टाइल्स का प्रयोग क्या दिखाता है? का प्रयोग ईरानी शैली को दिखाता है। ईरानी शैली के समावेशन को दिखाता है। ईरानी शैली के समावेशन को दिखाता है। ठीक है कि अकबर कालीन कुछ स्थापत्य में खंभों तथा गुंबदों की सजावट के लिए नीली टाइल्स का प्रयोग किया गया है, जो ईरानी शैली के समावेशन को दिखाता है। ईरानी शैली के समावेशन को दिखाता है। ठीक है। नहीं, पहले ही बना दिया था। फतेहपुर सीकरी की सबसे भव्य इमारत है। फतेहपुर सीकरी की सबसे भव्य इमारत है कौन सा? एक है आपका जामा मस्जिद और दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, जो अभी मैंने दिखाया उसका क्या नाम था? हाँ, बुलंद दरवाजा। जो सबसे भव्य इमारत है, एक जामा मस्जिद है और दूसरा बुलंद दरवाजा है। जो बड़ा सा दरवाजा था उसको हम क्या कहेंगे? बुलंद दरवाजा कहेगा, उसको बुलंद दरवाजा कहेंगे। ठीक है। माना जाता है, एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक क्वेश्चन भी पूछा गया, जैसे बुलंद दरवाजा क्या देखते हैं? यह गुजरात विजय की स्मृति में, गुजरात में एक्स्ट्रा फैक्ट दे देता हूं, विजय की स्मृति में बनाया गया था। गुजरात विजय की स्मृति में बनाया गया था। माना जाता है कि यह दरवाजा इल्तुतमिश के अतारकिन दरवाजे से, इल्तुतमिश के अतारकिन दरवाजे के निर्माण से प्रभावित, अतारकिन के दरवाजे के निर्माण से प्रभावित या निर्माण शैली से प्रभावित कहा जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, शैली से प्रभावित। हम लोगों ने अतारकिन का दरवाजा पहले ही देखा हुआ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो यहां संभव नहीं होगा प्रभावित सब कुछ दिखाया जाए। कुछ बातें तो आपको खुद ही याद रखनी पड़ेगी। फतेहपुर सीकरी की सबसे भव्य इमारत अगर है तो वह जामा मस्जिद है। बहुत ही, इसको कहते हैं पत्थर में रूमानी कथा। यहां मैं नहीं लिखा रहा हूं, प्रश्न एक बार पूछा गया है कि फर्ग्यूसन विद्वान है, ब्रिटिश विद्वान है, जिन्होंने भारत के स्थापत्य की विवेचना की है।
उन्होंने कहा कि यह जामा मस्जिद जो है पत्थर में रूमानी कथा है, मतलब इतना भव्य बनाया गया है, इतनी रूमानियत है, एक एक चीज को इतने बढ़िया से इसमें संग्रहित किया गया है कि उसको उसने कहा पत्थर में रूमानी कथा, किसको, जामा मस्जिद को कह दिया। लेकिन यहाँ पर वो नहीं लिखा है। तो बुलंद दरवाजा है, गुजरात विजय की स्मृति में बनाया गया था। माना जाता है कि यह दरवाजा इल्तुतमिश के अतार्किन दरवाजे की निर्माण शैली से प्रेरित है, प्रभावित है। फिर देखते हैं कि यहाँ पर अकबर के काल में हम देखते हैं कि इसी काल में हम क्या देखते हैं कि इसी काल में अकबर के काल में ही दो अन्य महत्वपूर्ण स्थापत्य बनाए गए। पहला जो हो जाएगा स्थापत्य बनाए गए, पहला जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, यहां पहला लिख सकते हैं हुमायूं का मकबरा। और यह कहां है, यह है आपका दिल्ली में। यहां पर हम देखते हैं दोहरे गुंबद का प्रयोग है। और फिर हम देखते हैं दूसरा स्थापत्य जो बनाया गया, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हमने की है, वह है अकबर का मकबरा हो जाएगा। और यह है आपका सिकंदरा कहां है, यह है आगरा के पास सिकंदरा, वहां पर बनाया गया है। एक बच्चे ने किसने पूछा था कि जब गोकुला जाट ने अकबर के मकबरे को तोड़ दिया था तो फिर कैसे उसके बाद यह मकबरा बना था? नहीं, अकबर का मकबरा तो अकबर के काल में ही बना। यह बात अलग है कि बाद में उसको लूट लिया गया था। लूटने का मतलब वहां तोड़फोड़ मचा दिया गया था, अपमानित करना था औरंगजेब को कि तुम देखो अपने पूर्वजों की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन वैसे छोड़ तो नहीं देगा ना, पहले तो जब तोड़ा तो तोड़ दिया, लेकिन फिर उसकी मरम्मत कराई गई और अब उसको फिर से उसी रूप में स्थापित कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। इसके लिए पुरातत्व संस्थान काम कर रही होती है। अब आप देखेंगे तो कोई लूट खसोट का या तोड़ फोड़ का मतलब आपको चिन्ह तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसको सबको रिपेयर कर दिया गया है। तो वह वैसा ही अब बन गया है जैसा पहले था। और ये तो उसी समय बन गया होगा जब औरंगजेब था। औरंगजेब अपने पूर्वजों की कब्र को ऐसे खुला छोड़ देता, अरे लूट लिया था फिर तुरंत रिपेयर कर दिया गया होगा। तो ये बना तो अकबर के शासनकाल में था, वैसे इसकी पूर्णता हुई जहांगीर के शासनकाल में। इसका लेकिन 90% हिस्सा अकबर ने अपने मकबरे का खुद ही बना लिया था कि भाई हमारा मकबरा होगा और अपने रुचि के अनुरूप होगा। इस मकबरे की विशेषता है, एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, इस मकबरे में हिंदू स्थापत्य का समावेशन है, बहुत सारी चीज़ों को समावेशित किया है। जैसे गुंबद का प्रयोग इस मकबरे में मिलेगा ही नहीं, ऐसा बहुत कम मकबरा बना होगा मुगल काल में जिसमें गुंबद का प्रयोग ना हो। इसमें गुंबद का प्रयोग नहीं है, एक नया यूनिक चीज़ हम देखते हैं। दूसरा है कि कब्र जो अकबर का देखेंगे वहाँ पर स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ है, जो हिंदू एक तरह से उदाहरण माना जाता है। हिंदू में हम स्वस्तिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आप लोग जानते हैं स्वस्तिक एक चिन्ह होता है जो प्रयोग करते हैं। स्वस्तिक चिन्ह किसके लिए बनाते हैं, किस देवता के लिए बनाते हैं? आप लोग अगर हिंदू में हैं, कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ धर्म के बारे में जितना ही कम बोलो उतना ही बढ़िया है, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। हिंदू असल में स्वस्तिक बनाते हैं मतलब एक तरह से गणेश की याद में बनाते हैं, गणेश जी का प्रकटन स्वस्तिक के माध्यम से करते हैं। अकबर का मकबरा है सिकंदरा, हिंदू मतलब यहाँ पर देखेंगे सिकंदरा में आगरा के पास यह बनाया गया है। फिर हम क्या देखते हैं कि जहांगीर के काल में भी बहुत स्थापत्य का निर्माण होता है, लेकिन बहुत रेयर है, यहाँ पर नहीं इसकी चर्चा की गई है, बहुत अधिक चर्चा नहीं की गई। जहांगीर के काल में जहांगीर की विशेष रुचि किसमें थी? विशेष रुचि चित्रकला में थी। जहांगीर की विशेष रुचि किसमें थी? चित्रकला में थी। अतः वह स्थापत्य के निर्माण पर विशेष ध्यान नहीं दे पाया। स्थापत्य के निर्माण पर विशेष ध्यान नहीं दे पाया। यूं कहें कि इतना स्थापत्य बन गया था कि बनाने की जरूरत ही नहीं थी, विशेष ध्यान नहीं दे पाया।
इस काल की, हालांकि आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहे हैं, ये लाइन कहीं एनसीईआरटी में नहीं है, इस काल की सबसे उल्लेखनीय इमारत थी, उल्लेखनीय इमारत क्या थी? इमारत कौन थी? इमारत एतमाद दौला का मकबरा है। एतमाद उद्दौला का मकबरा है। कहाँ है? मकबरा कहाँ बना है? आगरा में बना है। एतमाद उद्दौला सबसे उल्लेखनीय इमारत कौन सी है? सबसे उल्लेखनीय इमारत जो है वह है आपका इमारत एतमाद उद्दौला का मकबरा है। मकबरा है जिसमें पहली बार क्या किया गया है? पित्रादुरा का प्रयोग किया गया है। पित्रादुरा, इसको हम कहते हैं पर्चिनकारी। एक बार क्लास में ही मतलब एग्जाम में पूछा गया है, पर्चिनकारी का प्रयोग हुआ है। पित्रादुरा क्या है? इसमें हम ये लिख सकते हैं कि अगर यहाँ बॉक्स के रूप में बना दें तो पित्रादुरा जो हो जाएगा वह क्या है, एक खाली मैं लाइन से लिख देता हूं ताकि आप याद कर पाए। पित्रादुरा क्या है? पित्रादुरा है कि मार्बल पर यानी संगमरमर को काट कर उस पर फूलों का डिजाइन बनाना तथा उस डिजाइन को अर्ध कीमती चमकीले पत्थर से भरना। उस डिजाइन को क्या करना? उस डिजाइन को चमकीले अर्ध कीमती पत्थर से भरना, को चमकीले अर्ध कीमती पत्थर से भरना, कीमती से भर देना। यह एक शैली है, पित्रादुरा शैली। जहांगीर की विशेष रुचि चित्रकला में थी, अतः वह स्थापत्य के निर्माण में नहीं ध्यान दे पाया। इस काल की सबसे उल्लेखनीय इमारत एतमाद उद्दौला का मकबरा है, जिसमें पहली बार पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया है। पित्रादुरा क्या है? संगमरमर को काटकर उस पर हम क्या करते हैं? फूलों का डिजाइन बनाना और उस डिजाइन को चमकीले अर्ध कीमती पत्थर से भर देना। नहीं समझ में आया होगा कि असल में मार्बल को हम काट करके कैसे करेंगे, पित्रादुरा कैसे बनेगा। अब आप एक फोटो देखिए, तब आपको आइडिया आएगा कि करता क्या होगा ये लोग और कितना भारी काम करता था। अब जरा इसको देखिए। अब यहां पर आपको एक फूल की क्यारी दिख रही होगी या फूलों बेल बूटे का एक देख रहा होगा। यहां फूल बना हुआ है, फूल में पत्ते देखते हैं, डंडी बनी हुई है, गमला बना हुआ है, पत्ते आपके ग्रीन कलर के हैं और जो फूल है वो रेड कलर का, मान लो रेड रोज। आप यहां देखिए, यहां पर जो पत्ते हैं वो ग्रीन कलर के हैं और कहीं कहीं इस पत्तों के पहले आप देखते हैं येलो कलर भी। फिर हम देखेंगे कि इसका जो फूल है वो अलग अलग कलर का है, बीच में ब्लैक है और चारों तरफ रेड है। यहां पर आप देखेंगे नीला है, रेड है, येलो है, पिंक है, ग्रीन है, मतलब अलग अलग टाइप के। और यहां देखिए आप कि ऐसी बेल बूटी बनाएगी जिसमें गोल्डन कलर भी है। ये असल में पेंट नहीं किया गया है, इस बारीक रूप से जो पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं ये एक्चुअल में मार्बल है। मार्बल ठोस होता है, उस पर हम ऐसा काम कर सकते हैं। मार्बल में क्या किया, उसको काटा गया, तराशा गया, छोटा छोटा छेद करके ऐसा बनाया गया और उसमें इसी प्रकार के पत्थर को काट करके, जो अर्ध कीमती पत्थर था, चमकीले पत्थर था, कंट्रास्ट वाला पत्थर था, उसको इस प्रकार से सेट कर दिया गया कि अगर इसको आप ऐसे टच करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कहीं कट भी है। और आज की बात नहीं हो रही, ये 1600 की बात हो रही, 1605-10 के आसपास ये बना था पहली बार। ऐसे अगर आप टच कर लेंगे इसको, कभी आप आगरा के किले, आगरा का ताजमहल देखने जाएंगे तो वहां सबसे भव्य यह दिखाई देता है। सबसे भव्य अगर है तो आगरा के ताजमहल में है। और ताजमहल में जो कब्र है ना शाहजहां और मुमताज महल की, उसको देखेंगे तो मतलब दंग रह जाएंगे कि इतना महीन पत्थर की कारीगरी भी हो सकती है। तो आप ऐसे टच करेंगे लगेगा कि ये कटिंग है ही नहीं, जबकि असल में क्या है कि पत्थर के
यानी मार्बल के ऊपर कट करके अलग अलग टाइप के पत्थर को बनाया गया और उसको इसमें एंट्री दी गई। अब देखिए इतना पत्थर बारीक काटा होगा, केवल मार्बल नहीं काटा बल्कि अर्धकीमती पत्थर को इतना बारीक काट करके इस प्रकार से मिलाया गया और घिसा गया कि लगता है कहीं कोई ज्वाइंट ही नहीं। इसको हम कहते हैं पित्रादुरा शैली। इसको हम क्या कहेंगे? पित्रादुरा। अगर थोड़ा और देखिए नजदीक से कंट्रास्ट लेकर के तो आप देखेंगे ये वाला, एक दिखाता हूं और, हाँ देखिए ये वाला। अगर दूर से देखेंगे तो आप इस प्रकार के बड़े कैनवास पर अगर देखें तो आप देखिए कितना भव्य ये बनाया गया है कि इतने कंट्रास्ट कलर इसमें डाले गए हैं, अलग अलग पत्थर को काट करके इसमें डाले गए हैं कि जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। ये पेंट नहीं है, रंग नहीं है, यह पत्थर में पत्थर को मिलाया गया है। यह कला अद्भुत है, मतलब देखेंगे तो आपकी आंखें नहीं भरेगी इसको देखते हुए कि इतना सुंदर भी कोई कला हो सकता है क्या। आप अगर मोबाइल पर देख रहे होंगे तब भी आपको लगेगा। ये देखिए शाहजहां के कब्र की अगर हम बात करें तो शाहजहां और मुमताज महल का कब्र बगल बगल में बना हुआ है, ये ओरिजिनल है, अंदर वाला है। तो यहां अगर देखेंगे तो वही पित्रादुरा आपको और मतलब एकदम से महीन, मतलब जितना महीन वर्क हो सकता है उतना महीन वर्क इसमें किया गया है। लेकिन पित्रादुरा शैली का विकास कब होता है? वह होता है आपका, यहां पे देखें, पित्रादुरा शैली का जो विकास होता है वह होता है आपका जहांगीर के शासनकाल में। सबसे पहले हम जहांगीर के शासनकाल में इसका विकास देखते हैं। तो याद आपको यही रखना है, आंखों में आपने भर लिया लेकिन याद ये जरूर रखना है, पित्रादुरा शैली का प्रयोग सबसे पहले एतमाद-उद-दौला के मकबरे में होता है, जो इसका ससुर हुआ करता था। एतमाद-उद-दौला गियास बेग नूरजहां का फादर है, तो नूरजहां के फादर की याद में यहां पर उन्होंने यह मकबरा बनाया था। पित्रादुरा शैली का पहली बार प्रयोग हम यहीं देखते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं शाहजहां के काल में। शाहजहां के काल में हम क्या देखते हैं? शाहजहां की स्थापत्य निर्माण में विशेष रुचि थी। शाहजहां की स्थापत्य निर्माण में विशेष रुचि थी। विशेष रुचि थी, हालांकि रुचि थी। उसने अपने भवनों में संगमरमर का सबसे अधिक प्रयोग किया है। भवनों में संगमरमर का व्यापक प्रयोग किया है। हालांकि लाल बलुए पत्थर के भी भवन बनते रहे। हालांकि इस काल में भी लाल बलुए पत्थर के भी स्थापत्य बनते रहे। बलुए पत्थर के भी स्थापत्य बनते रहे। लेंगे उदाहरण कैसे? तो संगमरमर का अगर भवन देखेंगे, पूर्ण संगमरमर से निर्मित या पूर्णतः संगमरमर से निर्मित भवन देखें, पूर्णतः संगमरमर से निर्मित भवन, पूर्णतः संगमरमर से निर्मित भवन देखें, यह क्या हो जाएगा? निर्मित भवन होगा, वह होगा आपका भवन, या स्थापत्य कर दीजिए, भवन मतलब रहने के संदर्भ में आ जाए, निर्मित स्थापत्य, यह हो जाएगा आपका ताजमहल। कहाँ है? यह है आगरा। फिर देखेंगे ताजमहल के भीतर, इसी में हम देखेंगे मोती मस्जिद कहाँ है? आगरा के किले के भीतर ही बनाया गया है। आगरा के किले के भीतर ही बनाया गया है। फिर देखेंगे कि लाल बलुए पत्थर से निर्मित स्थापत्य देखेंगे तो यह भी बड़ा भव्य होगा। स्थापत्य यह हो जाएगा दिल्ली का लाल किला। यहां पर हम देखेंगे, यहां पर लाल किले के भीतर हम क्या देखेंगे? भीतर मोती मस्जिद का निर्माण, संगमरमर से निर्मित मोती मस्जिद का निर्माण के भीतर
संगमरमर से निर्मित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। औरंगजेब द्वारा करवाया गया। फिर हम देखते हैं यहीं पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर आ जाएगा आपका जामा मस्जिद। जामा मस्जिद होगा, यह होगा लाल किले के सामने। लाल किले के सामने जामा मस्जिद हो जाएगा। ठीक है, ये था आपके स्थापत्य का विकास। हालांकि इतना ही नहीं है शाहजहां के काल का। शाहजहां के काल में तो स्थापत्य की लंबी श्रृंखला रही है, उसको हम आगे देखेंगे। शाहजहां की स्थापत्य निर्माण में विशेष रुचि थी। उसने अपने भवनों में संगमरमर का व्यापक प्रयोग किया है। हालांकि इस काल में भी लाल बलुए पत्थर के स्थापत्य बनते रहे। पूर्णतः संगमरमर से निर्मित स्थापत्य देखें, ताजमहल है, मोती मस्जिद आगरा में है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित स्थापत्य है दिल्ली का लाल किला। लाल किले के भीतर संगमरमर से एक मस्जिद बनाई गई है, मोती मस्जिद, जिसका निर्माण औरंगजेब ने किया। ध्यान रखिएगा, मोती मस्जिद यहां पर भी है और मोती मस्जिद यहां पर भी है, तो दोनों अलग अलग। यह बनाया औरंगजेब ने, यह बनाया जहां आरा बेगम यानी शाहजहां की बेटी ने बनवाया मोती मस्जिद। और लाल बलुए पत्थर से निर्मित स्थापत्य आपका दिल्ली का लाल किला है, और वहां पर भी मोती मस्जिद एक बनाया गया। एक ही नाम से बन सकता है, जिसे जामा मस्जिद बनता है। जामा मस्जिद बनाया गया लाल किले के ठीक सामने, बहुत ही भव्य मस्जिद बनाया गया है। अगर इसकी हम बात करें, ये मुझे लगता नहीं है कि शायद फोटो भी दिखाने की आपको जरूरत होगी। यह अगर देखें, मान लो आपका यह है एतमाद उद्दौला का मकबरा। यह संगमरमर से निर्मित है, जो जहांगीर के शासनकाल में हमने देखा कि एतमाद उद्दौला का मकबरा जहांगीर के ससुर जी का मकबरा है यह, और पहली ऐसी स्थापत्य है जिसमें पितरादुरा का प्रयोग किया गया, और पहला ऐसा स्थापत्य है जो पूर्णतः संगमरमर का बनाया गया। ताजमहल पहला स्थापत्य नहीं है, पहले एतमाद उद्दौला का मकबरा ही पूर्णतः यानी 100% संगमरमर से बनाया गया, और इसी में पितरादुरा शैली का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे आप देखेंगे ये है उसके अंदर का, जहां पर कि पहली बार हम देखेंगे पितरादुरा शैली का शानदार सा प्रयोग किया गया है। कहां पर? एतमाद उद्दौला के मकबरे में। अगर यह देखें तो यहां पर आपको दिखाई देगा, मुझे लगता है शायद, हाँ, ताजमहल है। ये तो खैर नॉन फैक्ट्स है, इसमें तो देखने वाली बात नहीं है, और फोटो देख करके आप ताजमहल को नहीं समझ सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो वो फोटो देख के समझ सकते हैं ताजमहल है, 4 खंबे हैं, लेकिन जब उसको प्रत्यक्ष देखेंगे तब लगेगा कि वास्तव में ये चीज़ क्या है, क्यों दुनिया का 7वां 8वां आश्चर्य इसे माना जाता है, तब देख करके पता चलेगा। इसलिए इसको प्रत्यक्ष देखने में ही भलाई है, तभी इसके प्रभाव को आप महसूस कर पाएंगे। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे स्थापत्य का निर्माण होता है। इसी में और भी है, जैसे यहां देखेंगे ये वाला है, तो दिल्ली के अंदर आप देखेंगे ये स्थापत्य आपको मिल जाएगा, जिसको हम दीवाने खास कहते हैं, पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। फिर आप देखेंगे दीवाने खास की अगर सजावट देखें, दीवाने खास की सजावट उस समय, अभी तो खैर है नहीं, अभी जाएंगे तो उजरा हुआ मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने सब लूट लिया था। आप ये जो सजावट देखते हैं ना, छत के ऊपर जो सजावट आप देख रहे हैं, यह सजावट मामूली नहीं था। जो कांच है उसको जरने के लिए उसको छत में जड़ा गया, और उसके कोने जो बनाए गए, जो आप पच्चीकारी कहते हैं, वह कोने बनाए गए थे सोने और चांदी के, मतलब सोने और चांदी का ओरिजिनल काम इसमें किया गया। अंग्रेज आए और उसने सबको खोद करके निकाले। अभी देखेंगे तो बड़ा उजरा हुआ सा, ऐसा नहीं दिखाई देगा, अभी थोड़ा उजाड़ सा दिखाई देगा, लेकिन पहले ये सोने चांदी के काम के था। मतलब एक चमक इसमें अगर कोई बैठता है तो बहुत अच्छी चमक आती थी। आप देख रहे हैं कितना भव्य, कितना भव्य अभी भी आपको दिखाई देगा फोटो के माध्यम से। ये लाल किला है, जो दिल्ली में लाल किला है, जहां प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। और ये है आपका मुसम्मन बुर्ज है, ये अगर देख रहे हैं ये वाला एरिया जो है वो मुसम्मन बुर्ज है, आगरा के किले के भीतर है। इसमें मैंने एंट्री की है, एक बार देखा था यहाँ जाकर के। शाहजहां को जब अंतिम दिनों में कैद कर लिया गया था औरंगजेब के द्वारा, तो वो इसी एरिया में रहते थे। और यहाँ अगर कोई बैठता है तो सीधे यहाँ से, ये फोटो तो हमारे पास नहीं आया, यहाँ से आप सीधे ताजमहल को निहार सकते हैं। यहाँ से ताजमहल की सुंदरता
और भी बढ़ जाती है दूर से देखने पर, क्योंकि इतना बड़ा बढ़िया विजुअल इफेक्ट उत्पन्न होता है यहाँ से देखने के बाद, वो आप देख करके ही समझ पाएंगे। तो यहाँ से शाहजहां बैठा रहता था और ताजमहल को देखा करता था, कब मेरी मृत्यु आएगी तो मैं भी अपने प्रेयसी के बगल में जाके सोऊंगा, यानी मेरी भी कब्र वहाँ पर बने। और शाहजहां के अंतिम 6 साल तो बड़े बुरे गुजरे हैं, इससे बुरा तो किसी के साथ हो ही नहीं सकता। ये भी पूर्णतः संगमरमर से बनी इमारत है, जिसको हम मुसम्मन बुर्ज कहते हैं। ये आपका आगरा के किले में बनाया गया है। ये सारे स्थापत्य हैं जो कि आपको आगे चल करके पढ़ने ही होंगे, और इसमें थोड़ा सा एड ऑन और हो जाएगा, इतने से नहीं होगा, थोड़ा सा एड ऑन और करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा एडवांस वाला पार्ट पूरा होगा। लेकिन हाँ, बेस आपका यहीं पर बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब चूंकि कट्टर इस्लामिक था, औरंगजेब की रुचि स्थापत्य के निर्माण में नहीं थी। औरंगजेब की रुचि क्या थी? रुचि स्थापत्य निर्माण में नहीं थी, नहीं थी। अतः इसके काल में केवल एक ही स्थापत्य है, काल में केवल एक ही उल्लेखनीय स्थापत्य का निर्माण हुआ, एक ही उल्लेखनीय स्थापत्य का निर्माण हुआ, और वह था निर्माण हुआ। उदाहरण लेंगे, और यह होगा आपका औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। औरंगाबाद बहुत जगह हो सकता है, महाराष्ट्र में है, जिसको हम दौलताबाद कहते थे, वही एक्चुअल में औरंगाबाद है। औरंगाबाद में निर्मित राबिया उद्दौरानी का मकबरा, निर्मित राबिया उद्दौरानी का मकबरा, राबिया उद्दौरानी का रानी का मकबरा, जिसको हम क्या कहते हैं? मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, बीबी का मकबरा भी कहते हैं। यह क्या है? कहते हैं यह औरंगजेब की कब्र है, औरंगजेब की कब्र है। यानी औरंगजेब की कब्र कहाँ है? आपका औरंगाबाद में। यह क्या है? यह मकबरा ताजमहल की महल की अनुकृति में बनाया गया है, लेकिन उतना भव्य नहीं, यह भी संगमरमर से बना है, भव्य नहीं बन पाया है, क्योंकि कंजूसी किया था, यहां उतना खर्च किया नहीं। तो राबिया उद्दौरानी का मकबरा कहाँ बनता है? एक्चुअली राबिया कौन है? राबिया उद्दौरानी औरंगजेब की वाइफ, उनकी याद में यह बनाया गया, और औरंगजेब की भी मृत्यु औरंगाबाद में ही होती, फिर वहीं पर उन्हें दफना दिया गया। जिस तरह से शाहजहां और मुमताज महल की याद में हम देखते हैं कि बनाया गया है ताजमहल, उसी प्रकार से राबिया उद्दौरानी और औरंगजेब की याद में बनाया गया है आपका बीबी का मकबरा, जो औरंगाबाद में। और माना जाता है कि यह ताजमहल की फूहर नकल है, कि ताजमहल इतना भव्य, एग्जैक्ट ताजमहल जैसा ही बनाने की कोशिश की, लेकिन ताजमहल बनाने के लिए पैसा और संसाधन चाहिए, कलेजा चाहिए, इतना खर्च हो रहा था, 20 साल लग गया बनने में। उतना समय औरंगजेब के पास था भी नहीं और रुचि भी नहीं, इसलिए स्थापत्य में डिजाइन तो बन गया ताजमहल जैसा, लेकिन असल में वह ताजमहल की फूहर नकल हो गया। नकल भी करते हैं अकल से, लेकिन यह क्या नकल किया? फूहरता से नकल किया, एकदम बेकार का नकल किया, इसलिए हम उसे कहते हैं ताजमहल का फूहर नकल। एक बार देखेंगे, यह है मान लो ताजमहल की भव्यता ही अलग है। और अगर यहां से हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, आप ताजमहल है ना, ये ताजमहल में देखेंगे मीनार है, गुंबद है, सब कुछ। और ठीक ऐसा देखिए, ये बना हुआ है आपका राबिया उद्दौरानी का मकबरा, ठीक ताजमहल जैसा ही, लेकिन उतना भव्य नहीं बन पाया जितना कि ताजमहल है। इसलिए कहा जाता है कि यह फूहर नकल है। ठीक है, इस तरह से स्थापत्य वाला भाग हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसको आप मत समझना कि यह ताजमहल है, यह ताजमहल का होगा
ठीक है, सिलेबस आज पूरा हो गया। सुरेंद्र रजौरिया जी, आज सिलेबस आपका पूरा हो गया, आज से आप क्लास छोड़ सकते हैं। ठीक है, आज से आप क्लास को छोड़ सकते हैं। रजौरिया जी, आपका क्लास पूरा हो गया, आप छोड़ करके फिर एडवांस लेवल पर पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप चाहिए उसी दिन आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, इसमें घबराते क्यों? क्योंकि वही बच्चे ये सवाल पूछते हैं जिनको कि पता ही नहीं होता है कि हमें पढ़ना क्या होता है। उनको लगता है जबरदस्ती पिताजी पढ़ा रहे हैं। तो जो जबरदस्ती पढ़ रहे हैं वो बेकार में क्लास में मत आइए, बेकार में डिस्टर्ब करते हैं क्लास को, क्लास में आइए ही। सबसे अच्छा है कि 1000 रुपये मान के चलें कि पानी में चला गया और पानी में फेंक दीजिए, 1000 रुपये डूब जाता है, कोई छीन लेता है आपका, आप क्या कर पाएंगे? पढ़ाई में रुचि नहीं है तो क्लास करने का कोई मतलब। मैंने कहा दुनिया में हर काम में आप सफल हो सकते हैं, बहुत प्रकार के ऐसे काम, जो करना है आप करिए, बस क्लास में इस प्रकार के सवाल मत पूछिए, बहुत मुश्किल होती है आप लोगों को समझाने में, इतना भव्य नहीं बन पाया है। आगे हम क्या देखते, एक लाइन इसमें जोड़ दीजिए, आगे मुगल कला ने सिख शैली को भी, आगे हमने क्या देखा, आगे मुगल शैली ने सिख या गुरुद्वारा निर्माण शैली को भी प्रभावित किया, गुरुद्वारा निर्माण स्थापत्य को भी प्रभावित किया, स्थापत्य को भी प्रभावित किया। पहले तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि दोनों में अंतर क्या है। अगर आप लोग गुरुद्वारा देखते होंगे उसमें भी आपको लगभग वैसा ही गुंबद दिखाई देगा गुरुद्वारों में भी, जैसा कि आप मुगलों के स्थापत्य में देखते हैं। जब मैं छोटा हुआ करता तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि गुरुद्वारा और मस्जिद में अंतर क्या है। दोनों देखने में एक जैसा लगता था, क्योंकि बारीकी नहीं जानते थे। जैसे कि बारीकी नहीं जानते हैं तो भैंस को पहचानना मुश्किल हो जाता है, सभी भैंस एक जैसा लगता है, तो बारीकी तो जानना पड़ेगा ना। यहां पर गुरुद्वारा निर्माण शैली, जो गुरुद्वारा देखते हैं उसके निर्माण की जो विशेषता आप देखते हैं बहुत सारा, वह मुगल स्थापत्य से ही प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर ये हो गया स्थापत्य। एक लेंगे यहां चित्रकला, बहुत चर्चा नहीं है, जबकि अगर हम एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तो यहां बहुत अधिक चर्चा चित्रकला में होती है और बहुत सारे हमें फोटोज भी दिखाने पड़ते हैं, यहां हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, नहीं, ये सब निज़ाम, ये सब किंवदंती है कि ताजमहल बनाया उसका हाथ काट दिया। हाथ क्यों काट दिएगा भाई? दूसरा वो बना नहीं पाएगा, इसलिए कहा जाता है। ये सब कहानी है, उस कहानी के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाथ वाथ नहीं काटा जाता, ये सब कहानी बना दी जाती है। मैंने कहा ना, इतिहास चलता है साक्ष्यों के सहारे। अगर किसी चीज का साक्ष्य नहीं है तो वह इतिहास नहीं है, वह कहानी। और इतिहास में कहानियों की भरमार है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसे फेंक दिया, वैसे कर दिया, कैसी कैसी कहानी भरी हुई है। एक कहानी यह भी है कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने उसका हाथ कटवा दिया। अरे हाथ से नहीं बनाया जाता है, जो कहानी लिखने वाला है उसको नहीं समझ में आता है कि ये हाथ है ना, इससे ताजमहल नहीं बना है। ताजमहल बना है दिमाग से, डिजाइन बनता है दिमाग से। अगर दिमाग नहीं निकाला होता, उसका गला काट दिया होता, तब तो समझते कि चलो ताजमहल नहीं बनेगा। जो स्थापत्यकार होता है, जो डिजाइन बनाता है, वो जाकर के वहां सीमेंट जोड़ता है क्या? आपने अभी देखा, जो आर्किटेक्ट होता है वो जाके घर में काम करता है, वो तो राजमिस्त्री करता है, वो तो मजदूर करता है। तो आर्किटेक्ट का हम दिमाग निकाल लेंगे तब जाकर के वैसा स्थापत्य का निर्माण रुकेगा। ताजमहल हाथों से तो मजदूरों ने बनाया, जिसने डिजाइन किया उस्ताद ईसा खान ने, वो तो दिमाग से करता है ना। तो हाथ काटने से क्या हुआ? दिमाग से निकाल। उसको नादिर उल उस्र की उपाधि दी गई थी, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया गया था। शाहजहां ने उसको नादिर उल उस्र यानी कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ कलाकार का दर्जा दिया था। फिर हाथ क्यों काटेगा उसका? कहानी है, कहानी में हम लोग नहीं फंसते हैं। यहां हम देखेंगे चित्रकला। चित्रकला का हम देखते हैं कि जो अकबर के काल में चित्रकला का विकास होता है। अकबर के काल में मुगल चित्रकला का वास्तविक विकास हुआ। इस काल में अकबर के द्वारा एक चित्रणशाला ही स्थापित की गई। इस काल में अकबर द्वारा एक चित्रणशाला की ही स्थापना की, चित्रणशाला की ही स्थापना की। जैसे पाठशाला होता है ना, उसे चित्रणशाला की स्थापना की गई, यानी चित्र निर्माण की फैक्ट्री कर दीजिए, चित्र निर्माण की फैक्ट्री।
समझने के लिए मैंने लिख दिया, आपके समझने के लिए, द्वारा एक चित्रणशाला की स्थापना की गई, जिसमें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों चित्रकार शामिल थे, जिसमें कम से कम 15 चित्रकार, जिसमें कम से कम 15 महत्वपूर्ण चित्रकार थे, जिसमें कम से कम 15 महत्वपूर्ण चित्रकार थे। ये अबुल फजल बताता है, महत्वपूर्ण चित्रकार थे, जिसमें कम से कम महत्वपूर्ण चित्रकार थे जो हिंदू तथा मुस्लिम दोनों समूह से संबद्ध थे। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों समूह से संबद्ध थे, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू और मुस्लिम। देखिए, हिंदू चित्रकारों को तो मर्ज करना मजबूरी थी, क्योंकि इस्लाम में चित्रकारिता तो परहेज किया गया है। चित्रकारी आप देखेंगे इस्लाम में है नहीं। वो ज्यामितिक डिजाइन बनाएंगे, लेकिन फूल पौधे आदि के बना सकते हैं। ज्यामितिक आकृति गोल है, त्रिकोण है, उसको मिक्स करके कुछ बना सकते हैं। क्योंकि इस्लाम में चित्र बनाने की मनाही, किसी जीवित वस्तु का चित्र हम नहीं बना सकते हैं इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार, क्योंकि जीवित वस्तु का चित्र केवल अल्लाह बना सकता है। यानी जीवित यानी किसी को ऐसा जिसमें जान होती है, उसको केवल अल्लाह बना सकते हैं, ऐसी अवधारणा है। लेकिन यह अवधारणा भी बदलती रही, इसलिए धर्म हमेशा बदलता रहा। अब जो बातें सल्तनत काल में इस्लाम में थी, उसको देखेंगे परिवर्तित होते हैं मुगल काल में। मुगल काल के लोग भी तो मुसलमान ही है ना, अकबर कम मुसलमान तो है नहीं। उसने क्या किया, उसने हिंदू अनुकृति को भी शामिल करने की कोशिश की और अपने ही खानदान का पहले चित्रण किया। जैसे हम कहते हैं, एक एल्बम बनाया उसने, खानदान ए तैमूरिया करके एल्बम बनाया, जिसमें बाबर या उनके पिताजी सबके बारे में चित्र बनाया गया और चित्र के माध्यम से कहानी कही गई। तो पहले तो मनुष्य का चित्र बनाया नहीं जा सकता था, लेकिन अब क्यों बनाना शुरू हुआ? इसलिए शुरू हुआ कि हुमायूं चला गया था ईरान के दरबार में, और ईरान के लोग भी मुसलमान हैं, लेकिन वो शिया मुसलमान, वहां पर चित्र बनाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो वहीं से हम देखते हैं कि एक विहजाद नामक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा चित्रकार था, उनको लाया गया था, और वहीं से रुचि अकबर की बनती है। लेकिन अकबर के काल में थोड़ा समावेशन होता है, उसमें हिंदू चित्रकारों को भी डाल दिया गया ताकि और भी चित्र भव्य बन सके, क्योंकि हिंदू चित्रकार तो पहले से महारत हासिल कर चुके थे चित्रकारिता में। इसलिए इस काल में एक चित्रणशाला ही यानी चित्र निर्माण की फैक्ट्री स्थापित कर दी गई। और अबुल फजल कहता है आईने अकबरी में कि अकबर प्रत्येक दिन जाता था उसके निरीक्षण करने के लिए, आज कैसा चित्र बना, आज कैसा चित्र बना। 15 तो कलाकार मेन थे, और बहुत सारे कलाकार ऐसे थे जो स्ट्रीट वेंडर थे, यानी सड़क पर बैठ के चित्रकारिता करते थे। उनको अकबर ने उठा करके चित्रणशाला का प्रधान बना दिया था, यानी अकबर कला का पारखी है। तो बहुत सारे गरीब लोगों को भी उसमें रोजगार मिल गया था, और अकबर व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेता था चित्रों के निर्माण। तो यह पहली बार हम देखते हैं कि यहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों समूह के लोगों को मिलाकर के चित्रणशाला का निर्माण होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, यहां पर जो सबसे प्रमुख होगा वह कौन होगा? हिंदू तथा मुस्लिम था। इस काल में दो प्रमुख चित्रकार होगा जो हिंदू समूह से जुड़ा हुआ है, और वह है जसवंत तथा वसावन। जसवंत तथा वसावन क्या थे? वसावन अकबर के काल का महत्वपूर्ण चित्रकार था, काल का महत्वपूर्ण चित्रकार था। ठीक है। वैसे मुगलकालीन चित्रकला का वास्तविक विकास कब होता है? का वास्तविक चरमोत्कर्ष इसके काल में आता है, जहांगीर के शासन काल में आया, जो चित्रकारिता का बहुत बड़ा प्रशंसक था। इतना कोई नहीं हुआ जितना ये रहा,
प्रशंसक था। किसी भी मुगल बादशाह में इतनी चित्रकारिता बड़ा गुण नहीं था, प्रशंसक था। जहांगीर यह दावा करता था वह एक ही चित्र में बने हुए विभिन्न चित्रकारों के कलम को पहचान सकता है। जसवंत तथा बशावन अकबर के काल का महत्वपूर्ण चित्रकार था। वैसे मुगल कालीन चित्रकला का वास्तविक चरमोत्कर्ष जहांगीर के शासनकाल में आया, जो चित्रकारिता का बहुत बड़ा प्रशंसक था। इस काल से क्या होता है, इस काल से मुगल चित्रकारिता में यूरोपीय चित्रकला शैली का समावेशन हुआ, यानी यूरोपीय प्रणाली से चित्र बनने लगा, समावेशन हुआ। यहां तो नहीं लिखा गया है लेकिन मैं समझा देता हूं आपको। इस काल से मुगल चित्रकारिता में यूरोपीय चित्रकला शैली का समावेशन हुआ। एक बात यहां नहीं लिखी है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, दो चीजें, अभी भी आप फोटो देखते होंगे, आप अपने मोबाइल में बनाते होंगे, या पता नहीं आप लोगों को एल्बम रखने का शौक है या नहीं, क्योंकि ये आजकल शायद अब मिलता भी नहीं है। पहले हम लोग एल्बम रखा करते थे, जिसमें फोटो को, पहले तो ये डिजिटल कैमरा नहीं होता था, पहले एक रोल आता था। रोल का मतलब है कि एक ब्लैक फिल्म होती थी, सिल्वर नाइट्रेट उसमें डला होता था, और उसमें कैमरे का शटर जैसे ऐसे क्लिक किया ना, तो थोड़ी सी लाइट आती थी जो सामने से रिफ्लेक्ट होकर के वो कैमरा को खींच करता था। अब शायद रोल वाला सिस्टम ही खत्म हो गया है, अब हर जगह चिप लगता है, उसमें डिजिटल टाइप का हो गया है। और रोल पता नहीं 100-125 का आता था, मुझे याद नहीं है, लेकिन बड़ा कैमरे का भी मुझे बड़ा शौक रहा है कि लगता था जहाँ भी जाऊँ तो एक कैमरा, मोबाइल नहीं था उसमें, लेकिन कैमरा रखना मुझे अच्छा लगता था। दो चीज़ अच्छा लगता था, मतलब बचपन की एक आदतें होती है सबकी, कि कैमरा रखना और एक दूरबीन रखना। मुझे दूरबीन अच्छा मिले ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं दूर के नज़ारे को देख पाऊँ। सभी बच्चे का शौक होता है, तो मेरा शौक ये इस दिशा में था। तो पहले तो वो होता था, तो हम क्या करते थे कि कैमरे से फोटो खींचा और उसको फिर लैब में जाके डेवलप करवाया। कुछ पैसे लेते थे, अच्छा खासा पैसा लेता था। मेरा बहुत सारा पैसा जो गार्जियन देते थे ना, इसी सब में चला जाता था। इसी टाइप के शौक को पूरा करने में मेरा बहुत सारा पैसा किताबों को खरीदने में, फोटो खींचने में, इस समय चला जाता था। खैर, मैंने उसको एल्बम में, एक एल्बम होता था जिसमें हम हार्ड कॉपी रख सकते थे। अब शायद एल्बम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि अब डिजिटल एल्बम आ गया है। तो ऐसा एल्बम बनाया जाता था मुगल शासकों के द्वारा, और एल्बम में कोई फोटो खींच के नहीं लगाया जाता, चित्र बना करके लगाया जाता था। अब एल्बम को कैसे डेकोरेट करें, एल्बम में भी हम डेकोरेट करें और प्रभाव को दिखाएं, क्योंकि उसमें तो हाथों से स्केच किया जा रहा है। तो दो चीज यहां पर आपको बहुत फेमस दिखाई देगा इस काल में, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। एक होता है आपका डेकोरेटेड मार्जिन कहते हैं, डेकोरेटेड मार्जिन। यहां नहीं है एनसीईआरटी में, इसलिए मैं फॉर्मली नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन यहां मैं समझा देता हूं। एक होता है डेकोरेटेड मार्जिन। डेकोरेटेड मार्जिन को अभी आप देखते होंगे, जैसे हम कोई फोटो देखते हैं, मान लो कि ये फोटो फ्रेम है, एक्चुअली फ्रेमिंग में होता है, तो फोटो आपका कहां बना होगा, यहां पर लगा होगा, और इसको हम क्या करते हैं, डेकोरेट कर देते हैं, यानी फूल पत्ती वगैरह से सजा देते हैं। अभी भी आप देखेंगे घरों में अगर फोटो फ्रेम आपके पास पड़ा होगा, तो इस टाइप के फोटो फ्रेम को आपने देखा होगा। यहां पर फूल पत्तियां बनी होंगी, अभी तो मैंने मानो लाइन खींच दिया, टाइम नहीं है, क्लास समाप्त करना है, और बीच में हमने फोटो लगा दिया। बहुत सारे फोटो फ्रेम अभी भी आपके घर में ऐसे हो सकता है बने हुए हों, इसको हम कहते हैं डेकोरेटेड मार्जिन। असल में एक यूरोपीय शैली है जो मुगल काल से ही पहली बार प्रयोग में लाया जाता है। एक होता है फॉर सॉर्टिंग होता है। फॉर सॉर्टिंग का मतलब होता है दूर की वस्तुओं को दूर दिखाना। अगर हम यह समझाएं कि कोई वस्तु दूर है चित्र के माध्यम से, तो कैसे समझेगा, कैसे आप समझाएंगे? तो दूर की वस्तुओं को छोटा दिखाएंगे। जैसे आप यहां पर हैं, मान लो एक फोटो हमने बनाया, और फोटो बनाया ऐसा, और यहां पर हमने एक बहुत बड़ा, मान लो कि मैं किसका चित्र बना दूं, मैं किसी का चित्र बना देता हूं, ठीक है, किसी का चित्र बना दिया। एक मान लो कि यहां चित्र है, और यह व्यक्ति देख रहा है आकाश में चांद। आकाश कहां है, बहुत दूर है,
चांद कितना दिखेगा, क्या इतना बड़ा दिखेगा या छोटा दिखेगा, या पंछी को दिखाते हैं, यहां हम तारा को दिखाते हैं। तारा क्या करेंगे, स्टार को दिखाएंगे, ठीक है ना। स्टार जो बहुत दूर है वो एकदम डॉट जैसा दिखेगा, अगर थोड़ा सा नजदीक होगा थोड़ा बड़ा दिखेगा। फिर हम क्या देखते हैं, थोड़ा और बड़ा दिखेगा, जितना नजदीक, आंखों से जितना वो नजदीक होता जाएगा वो उतना बड़ा दिखता जाएगा। तो जो जितना दूर है वो उतना छोटा दिखेगा। ये चित्रों में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कि दूर की वस्तुओं को दूर और पास की वस्तुओं को पास दिखाया जा सके, इसको हम कहते हैं फॉर सॉर्टिंग टेक्निक। जो यूरोपीय टेक्निक था, प्रयोग किया गया था, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इसको मैं एडवांस लेवल वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चे, यहां हम क्या देखते हैं, इस तरह से बहुत सारे चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया। इस काल में मुगल चित्रकारिता में यूरोपीय चित्रकला शैली का विकास हुआ। एक यहां पर लिख सकते हैं उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर क्या है ये, यह है पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार, सबसे बड़ा चित्रकार, यानी पक्षियों के निर्माण शैली, पक्षियों का ही केवल चित्र बनाता था और एक बहुत बड़ा चित्रकार यहां पर बन जाता है। ठीक है, यूरोपीय प्रभाव भी स्पष्ट होता है। आगे हम क्या देखते हैं, आगे औरंगजेब के काल तक जाते जाते, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल चित्रकारिता का पतन हो गया। मुगल चित्रकारिता का पतन हो गया। हालांकि इसका एक प्रभाव रहा कि प्रांतीय चित्रकला शैली का विकास हो सका। चित्रकला शैली का विकास हो सका, प्रांतीय चित्रकला शैली का विकास हुआ। कहने का मतलब है कि मुगल जो औरंगजेब है वो थोड़ा इस्लामिक है। इस्लाम में अगर मूल रूप में अवधारणा स्थापित कर दिया, चित्रकला तो होगी नहीं, तो सभी चित्रकारों को उसने दरबार से भगा दिया। अब चित्रकार जो चित्रकारिता जानता है क्या करेगा, यूपीएससी की तैयारी करेगा। फिर वो किसी न किसी दरबार में जाके, जो प्रांतीय शैली के शासक थे, जैसे बिहार में चले गए, कुछ राजपूत राजाओं के साथ जाके जुड़ जाते हैं, जैसे कोटा शैली, बूंदी शैली, पहाड़ी शैली, किशनगढ़ शैली, पटना कलम, बंगाल की शैली, ये सब इस टाइप के छोटे छोटे प्रांतीय कलाओं का विकास होता है, जिसे हम आधुनिक काल में पढ़ते हैं। तो औरंगजेब की रुचि नहीं थी, इसलिए चित्रकारिता का यहाँ पर विनाश हो जाता है। ये था हमारे लिए लास्ट लाइन हो जाएगा, करेंगे क्लास को द एंड, और यह होता है मध्यकालीन भारत समाप्त। मध्यकालीन भारत क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इतिश्री इसको कहेंगे। कल से हम प्रारंभ करेंगे आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत के लिए कौन सी बुक होगी, तो आधुनिक भारत जो प्रारंभ होगा, अब कौन सी बुक होगी प्रारंभ होगा, तो यहां पर कौन सी बुक होगी इसकी चर्चा मैं कल ही प्रारंभ करूंगा। कि कल देखता हूं कौन कौन सा बुक मैं आपको रिकमेंड करूं जो आप पढ़ सकें, क्योंकि सभी बुक तो हमें पढ़ना नहीं है, संक्षेप में ही देखना है, लेकिन संपूर्णता में देखना है। ठीक है, चलिए मंजू निषाद बिल्कुल ठीक है। नहीं मत बनाइए शिवांगी, बनाने की जरूरत नहीं, केवल समझाने के लिए मैंने कहा कि आगे चल करके जब आप पढ़ेंगे ना, आगे चल करके जब हम पढ़ेंगे, शाहीन आपका क्यों नहीं देखते हैं, प्रासंगिक होगा तभी देखेंगे ना। मेरे पास 10 आंखें नहीं है शाहीन कि मैं 10 आंखों से देखूं। अगर मैं पढ़ा रहा हूं उसमें कमेंट क्या होगा, छुप जाएगा। मेरे सामने 2-3 कमेंट ही होते हैं, नजर पड़ता है तभी पढ़ते, और प्रासंगिक होगा तभी देखते भी हैं। आपके हाय हेलो के लिए हम कमेंट नहीं देखने के लिए बैठे हैं ना, इसीलिए किसी का देखते ही नहीं, लेकिन फिर भी बीच में नजर एक डालना पड़ता है कि कहीं बच्चे के महत्वपूर्ण पॉइंट्स छूट न जाए। तो कमेंट्स पर तो सोचिए ही मत कि मैं देखूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा। बाय एंड टेक केयर।